हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर देवव्रत मिश्रा। आज हम लोग शुरू करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सीधे सल्तनत काल से शुरू करेंगे, जिससे आपकी रुचि बनी रहे। पूर्व मध्यकालीन भारत पर हम लोग बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन कीजिए गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में, भारत में सल्तनत के संस्थापक के रूप में। हम इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो मोहम्मद गोरी के दास के रूप में इसने अपना करियर प्रारंभ किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गोरी विजयी हुआ, तो उस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक डिसाइसिव रोल था। ही प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन द बैटल ऑफ तराइन सेकेंड इन 1192, और इस घटना ने उसकी तकदीर बदल दी। मोहम्मद गोरी के गुलामों की संख्या असीमित थी। वह अपने गुलामों को बहुत प्यार करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वो कहता था, मेरे 1000 गुलाम हैं, यही मेरे पुत्र हैं। मेरे मरने के बाद इन्हीं की स्मृतियों में मैं जिंदा रहूंगा। और उसमें सर्वाधिक प्रिय कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे उस भारत में जीते गए प्रदेशों का, प्रांतों का वायसराय बना करके वह वापस गजनी चला गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर अपना प्रशासन शुरू किया, एक कंट्रोल बनाया, नई नई विजय की, जीते गए क्षेत्र को सुरक्षित रखा, वहां एक एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। समय के साथ साथ 1205 ईस्वी की घटना होती है। मोहम्मद गोरी खोखरों से लड़ता हुआ जख्मी हो जाता है। थोड़े समय पश्चात दमयक में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके मरने के पश्चात उसका पूरा साम्राज्य 3 गुलामों के हाथों में हो जाता है। गजनी को केंद्र मानकर यल्दूज अपना शासन शुरू करता है। सिंध में कुबाचा अपना शासन शुरू करता है, स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर देता है। और भारतीय क्षेत्रों का वायसराय, जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि मोहम्मद गोरी ने अपने सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के जीते गए क्षेत्रों का प्रतिनिधि वायसराय नियुक्त किया, तो उसने अपने आप को भारतीय क्षेत्रों का वास्तविक शासक स्वीकार कर लिया, स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। परंतु कभी उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और मलिक तथा सिपह सालार की उपाधि ही जीवन में लिए रहा। He never declared himself the Sultan of the Sultanate. Now he became the first person who founded the dynasty of Ghulam. भारत में गुलाम वंश का वह प्रथम संस्थापक था। प्रथम संस्थापक क्यों कहें, संस्थापक क्यों न कहें, क्योंकि वास्तव में गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना का श्रेय, रियल फाउंडेशन, वो इल्तुतमिश को दिया जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग इल्तुतमिश की क्लास में करेंगे। तो इसलिए इसे प्रथम व्यक्ति के रूप में माना जाता है जिसने सल्तनत की शुरुआत की। सल्तनत का फाउंडर यानी सल्तनत का संस्थापक अगर हम कहेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर होगा, और सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहेंगे तो उत्तर इल्तुतमिश हो जाएगा। उसने भारतीय प्रदेशों, प्रांतों, क्षेत्रों का गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर से ही शुरू किया। दिल्ली इसने राजधानी अपनी नहीं बनाई, लाहौर से ही उसने शासन किया। उसके पास वक्त बहुत कम था, इसलिए नई विजय नहीं की। रणथंभौर की विजय उसकी एक महान विजय थी, जिसको उसने अपने गद्दी नशीनी के पहले ही मुकम्मल कर लिया था। अजमेर की भी विजय उसने की थी। राजपूताना का कंट्रोल बनाए रखा, कोई भी राजपूताना का राज्य उसके नियंत्रण से बाहर नहीं गया, जो मोहम्मद गोरी के समय उसके नियंत्रण में आया था, या जिसने मोहम्मद गोरी के रहते हुए खुद जिन क्षेत्रों को जीता था। उसके समय तक बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था, बख्तियार खिलजी बिहार होता हुआ बंगाल तक पहुंच जाता है, और बंगाल की राजधानी नादिया में लूटमार करता है, और वहां की राजधानी लखनौती बना देता है। तो ये मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पहले ही हो गया था। तो 1206 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास एक विशाल क्षेत्र था। दिल्ली सल्तनत एक विशाल सल्तनत के रूप में तब्दील हो चुकी। अब उसके प्रशासन की बात करें तो उसने कोई नया प्रयोग नहीं किया, लेकिन न्याय व्यवस्था, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा। निसंदेह यह एक सैनिक राज्य था, जहां मिलिट्री पर्सन ही अपॉइंट किए जाते थे, और एक मिलिट्री स्टेट ही सुरक्षित रह सकता था उस समय। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वहां आम व्यक्तियों को, जो आज की ब्यूरोक्रेसी है, इस प्रकार का शासन बनाया जा सके। उसके बाद उसने अपने दरबार में तमाम विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। 2 का नाम प्रमुख है, जैसे फख्र मुदब्बिर और हसन निजामी। कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व पर बहुत सारी बातें हैं। वह एक
उदार व्यक्ति था जो बहुत सारा दान दिया करता था, इसीलिए उसकी उपाधि थी लाख बख्श। कहा जाता है वो हाथियों का दान दिया करता था, इसलिए उसे पील बख्श भी कहा जाता था। वह कुरान की आयतें बचपन से बहुत झूम झूम के पढ़ता था, इसलिए उसकी एक उपाधि कराख्वां भी है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कम समय में ही कुछ काम किया। अजमेर में उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में वहाँ कुछ हिंदू मंदिर, जैन मंदिर, संस्कृत पाठशाला ये सब हुआ करता था। 2.5 दिन में ही ये बनाकर तैयार किया गया, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। लेकिन सबसे पहली मस्जिद भारत में होने का जिसे गौरव प्राप्त है वो है कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आध्यात्मिक गुरु ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। वह इसकी नींव भर पाया था कि 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इसमें जुड़वाई। फिर एक सवाल पैदा होता है कि साहब कुतुब मीनार तो 5 मंजिलों का है। दरअसल फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई तो चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल का निर्माण करा के इस पर एक 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। एक रोचक बात आपसे शेयर करूं तो कुतुब मीनार जो आज है इसके निर्माण में कुल 4 सुल्तानों की भूमिका है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव डाली, इल्तुतमिश ने इसको 4 मंजिल तक बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें अलाई दरवाजा बनवाया, इसी से लगा हुआ जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 5वीं मंजिल जोड़ी। इस प्रकार कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद और कुतुब मीनार की नींव डाली। ये 3 वास्तुकला के क्षेत्र में उसकी स्मृतियां हैं, उसकी देन है, जिन्हें इतिहास याद करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन की, कुतुबुद्दीन के व्यक्तित्व की अपनी कुछ सीमाएं थीं। जैसे ही रेन्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ज्यादा शासन करने का मौका नहीं मिला। ही वॉज नॉट फुली इंडिपेंडेंट। उसके राइवल्स उसके चारों तरफ उसे परेशान करते रहे। दक्षिण पश्चिम में सिंध का कुबाचा अपने मन में ये महत्वाकांक्षा लिए रहा कि मैं दिल्ली का सुल्तान बनूंगा। गजनी में शासन करने वाला यल्दूस, वो हमेशा भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचता रहा कि यह गोरी की विरासत है और मैं गोरी के मूल स्थान पर शासन कर रहा हूँ, तो भारत का हिस्सा मेरे अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। वह जीवन भर अपने इन प्रतिद्वंदियों से लड़ता रहा। तीसरी बात, एक नवीन व्यवस्था, एक मौलिक व्यवस्था बनाए रखने में वो असमर्थ रहा। उसके पास इसका वक्त नहीं था। और उसके मूल्यांकन के बारे में कहें तो नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक महान योद्धा था, वह एक निष्ठावान व्यक्ति था, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी उसके भतीजे गयासुद्दीन द्वारा उसे स्वतंत्र कर दिया गया और वो 1208 ईस्वी में लीगल सक्सेसर हो गया, लीगल रूलर हो गया, नॉट विद स्टैंडिंग बीइंग अ लीगल रूलर एंड सक्सेसर ऑफ मोहम्मद गोरी एंड सुल्तान एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत, he did not take the title of सुल्तान। वह मलिक और सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। इन तमाम वजहों से कुतुबुद्दीन ऐबक का व्यक्तित्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उभर कर सामने आता है। यद्यपि कहीं न कहीं सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश के व्यक्तित्व और कृतित्व ने उसको ओवरशैडो किया, उसको एक छाया दे दी, लेकिन गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में इतिहास में उसका नाम दर्ज है, जो हमेशा रहेगा।